हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ करने वाले हैं सीडीपी के पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। हमें पता है कि एचटेट में इस बार पेडागोजी ऐड हुई है, हमारे सिलेबस में गिवन है। अब ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि जो एचटेट है वो अपना कितना सिलेबस को फॉलो करेगा, लेकिन हमें तो पेडागोजी और कंटेंट दोनों ही रेडी करके जाना पड़ेगा। तो कंटेंट की तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको नोट करना होता है, जहाँ से क्वेश्चंस बनता है। और जो पेडागोजी है वो तो हमें पीवाईक्यू या एमसीक्यू से ही करनी पड़ती है, उसके क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। इसके लिए कोई बुक्स नहीं होती, उसी के लिए हम ये पेपर एक करने वाले हैं पेडागोजी के। ये मैंने थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल ही पेपर लिया है, या तो ऐसे ही लेवल का एचटेट देगा या फिर इससे थोड़ा सा लो लेवल का दे सकता है। जितना भी देगा हमें दोनों ही करने पड़ेंगे, कंटेंट भी और पेडागोजी भी। और एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फ़ायदा तभी होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप इनको नोट करते हो, जो पॉइंट्स आपको नहीं आते कंटेंट में उनको आप एक नोटबुक पे लिख लीजिए। अगर सच में आप एचटेट को पास करना चाहते हैं या किसी भी एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, उनके बारे में खुद सर्च कीजिए और थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपके माइंड में भी वो रिकॉल होती रहेगी। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझने से सिर्फ काम नहीं चलता। समझ तो हमें सारी चीज़ें आ जाती है, सिलेबस भी सारा समझ आ जाता है कि ये इसकी थ्योरी है और इसने ये कहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सारे मिक्सअप आते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन जब हमने खुद सर्च किया होता है तो बहुत अच्छे से हमें याद रहती है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप एमसीक्यू या पीवाईक्यू से ही हेल्प लेना चाहते हैं तो। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। देखो, ये मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है। डेवलपमेंट की दिशा का सिद्धांत जो होते हैं, दो होते हैं, सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो सिफेलोकॉडल होता है वो होता है सी से सी, याद रखना, सिर से पैर। और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी। तो यहाँ से सेंट्रल पार्ट ही पूछा है, केंद्रीय भाग से परिधियों का। तो यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ रेडिएट डेवलपमेंट, डी नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड, नहीं, ये रहा प्रॉक्सिमोडिस्टल, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हमसे केंद्र से बाहर की ओर पूछा है। किसी भी बच्चे का विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन का थर्ड राइट हो जाएगा। सेकेंड, ये पेडागोजी से क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा हाई लेवल के नहीं दिखेंगे मेरे हिसाब से। बस आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं या ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना पड़ता है, या पेडागोजी में सारे ऑप्शंस थोड़े सेम सेम से लगते हैं, हमें बस एक बेस्ट ऑप्शन छांटना होता है। ठीक है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, देखो, जब भी स्कूल की बात हो रही हो ना तो हमेशा बच्चे को हमें सेंटर में रखना होता है। सारा काम जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसको सेंटर में लेके करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी वही ऑप्शन हम छाटेंगे। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ठीक है, हमें ये ऐसे ही बताना है। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का, बिल्कुल नहीं होगा। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का, नहीं होगा। तो स्कूली बच्चों का होगा, बच्चे होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं सेंट्रल पोजीशन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। थर्ड है, इफ यू जॉइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चंस के ऑप्शन देखना, ग्रुप आइडेंटिटी, ओबीडियंस, कंप्लियंस और कंफर्मिटी। समूह की पहचान का, देखो, आज्ञाकारिता का तो नहीं है, ओबीडियंस यहाँ से, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद निर्देश अनुपालन का भी नहीं है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा समूह की पहचान और समूह की अनुरूपता। इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है अगर इनके बारे में पता नहीं है। तो ग्रुप आइडेंटिटी क्या होता है? देखो, ग्रुप आइडेंटिटी जो शो होती है ना, वो हमारी थिंकिंग से शो होती है। थिंकिंग वर्ड यूज हो जाएगा, वहाँ ग्रुप आइडेंटिटी ऑप्शन आएगा। जैसे कि हम ग्रुप के बारे में पर्सनली क्या सोचते हैं, जो सेल्फ हमारा, जैसे कि हम किसी भी ग्रुप के मेंबर हैं तो हम उससे कैसे जुड़े हुए हैं, ये थिंकिंग जो प्रोसेस होती है, ये ग्रुप आइडेंटिटी होता है। और यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, कन्फर्मिटी, समूह की अनुरूपता का। इसमें क्या होता है, हम नियम मानते हैं फिजिकली, हमें पता है कि इस तरह की पोशाक बनाई गई है तो हमें ये फॉलो करना ही करना पड़ेगा, चाहे हमें अच्छी लगे या ना लगे। वैसे ही जैसे हम स्कूल जाते थे तो स्कूल की ड्रेस पहन के जाते थे, जबकि मन नहीं करता पहनने का कभी कभी,
लेकिन हमें पहननी पड़ती है क्योंकि वो नियम है वहाँ का, ठीक है। और आइडेंटिटी क्या होती है? जब हम पर्सनली जुड़े होते हैं मानसिक तौर से, ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, समूह की अनुरूपता का। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेंड ड्यूरिंग पियाजेज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अच्छे से बता सकते हो आप। ये सेंसरी मोटर स्टेज थी जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होती थी, है ना, पता है ना आपको। इसकी एज क्या थी? 0 से 2 साल तक। फिफ्थ, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई गई है। जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन है वो देखो, अभी कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है उसमें से अगर हमें बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर छांटना हो तो पता है कि चाइल्ड को सेंटर में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई और वर्ड यूज़ नहीं किया गया। अगर डिसेबल वर्ड या कोई भी प्रतिभाशाली वर्ड, कोई ऐसा वर्ड नहीं किया गया, सिर्फ इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम यूज़ किया गया। तो हम ये चाइल्ड को सेंटर में रखेंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा फिफ्थ का। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। देखो, सबसे पहले ऑप्शन को छाट दो। 30 से 36 दिख रहा है नहीं, इसमें तो बच्चे के बिल्कुल ही विकास हो जाता है भाषा का। 24 से 30 नहीं दिख रहा। 18 से 24 और 12 से 18। 12 से 18 में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करता है, बट वो कंबाइन नहीं कर पाता इतने सेंटेंसेस को, उल्टा सीधा बोलता है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 18 से 24 मंथ, सेकंड ऑप्शन। द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और IQ वॉज डेवलप्ड बाय, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, बात करी थी हमने, गैल्टन नहीं था। बिने ने क्या किया था? एल्बर्ट बिने है, इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था पहला, ध्यान रखना। और जो बुद्धि लब्धि का जो IQ है वो सबसे पहले स्टर्न ने दिया था। थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, स्टर्न ने। और उसके बाद जो सारणी दी गई थी वो टर्मन ने दी थी IQ के ऊपर, कि एवरेज का इतना होता है, या फिर जो MR होते हैं उनका थोड़ा कम होता है। इस पे टर्मन ने सारणी बनाई थी पहले, इस पे स्टर्न ने बात करी थी। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। देखो, जब भी क्रिएटिविटी की बात हो ना, क्रिएटिविटी वर्ड जहाँ दिख जाए वहाँ पे चुपचाप डाइवर्जेंट थिंकिंग लगा देना। जो क्रिएटिविटी है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी होती है, विविध सोच से, ठीक है, डाइवर्जेंट और क्रिएटिविटी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नाइन्थ, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। देखो, नियम, और तो यहाँ से पहले हम ऑप्शन को छाटेंगे। ग्रामेटिकल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्पीच साउंड की बात हो रही है। सीधी सी बात है कि अगर स्पीच साउंड की बात हो तो फोनोलॉजी आंसर होता है। फोनोलॉजी होती है जो स्पीच साउंड से डील करती है। उसके बाद होता है, जैसे ये सिंटैक्टिक है, ये क्या होता है, जैसे इसमें ग्रामेटिकल जो ऑर्डर है उसमें लिखते कैसे हैं, जैसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये होता है सिंटैक्टिक, ठीक है, वाक्यात्मक। और जो स्पीच साउंड होता है उसमें ध्वनि संबंधी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इन्फ्लेक्शन क्या होता है? इन्फ्लेक्शन होता है जो हमें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, पहचानने में कि ये टेंस का स्ट्रक्चर है, या ये वॉइस है, या ये नरेशन है। ये इन्फ्लेक्शन होता है। तो स्पीच साउंड फोनोलॉजी से डील करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा नाइन्थ का। 10th, द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज। लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसे को लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहते हैं, भाषा निर्धारित, ठीक है। तो 10th का 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो, कल्चरल टेंडेंसी नहीं हो सकता, संस्कृति प्रभावित दिख रही है, संस्कृति की इसमें कोई रोल नहीं है। कॉग्निटिव बायस भी नहीं है, और सोशल लिंग्विस्टिक सोशल भाषा की भी कोई बात नहीं हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11th, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, ठीक है। देखो, जो रवि है वो कोई मिस्त्री नहीं है। वो उसने कहीं देखा होगा या उसने पहले कभी ट्राई किया होगा कुछ ठीक करने का, कोई खराब आइटम का। हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द मैन्युफैक्चर बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बस वो अपना कुछ अनुमान ही लगाएगा। तो यहाँ देखो, अंतर्दृष्टि नहीं हो सकता। इनसाइट क्या होता है? एकदम से कुछ चीज़ माइंड में आना, कि वो एकदम से अपना दिमाग लगा के ठीक कर रहा है, ठीक है, वो इनसाइट होता है। एल्गोरिथम यहाँ बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा। और जब यहाँ पे ये लिखा होता है ना कि रवि कोई मिस्त्री है या कारीगर है, कुछ है, तब वो चीज़ ठीक कर रहा है, तो यहाँ मेंटल सेट ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल सही ठीक करेगा, उसे आता है, उसका रोज का काम है। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा वो अनुभव के आधार पर कर रहा है, हाइपोथेसिस लगा रहा है। तो यहाँ पे
ह्यूरिस्टिक मेथड बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुमानी विधि। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि ह्यूरिस्टिक जो मेथड था वो किसने दिया था, वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, ध्यान रखना, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो ह्यूरिस्टिक मेथड है अनुमानी विधि यूज करेगा। अब पता नहीं उससे ये चीज ठीक होगी या नहीं होगी, लेकिन वो अपना गैस जरूर लगाएगा ठीक करने में। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 11th का। 12th है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, तो वह क्या उपयोग कर रही है। अच्छा, छोटे छोटे, देखो फर्स्ट ऑप्शन है कम करने की विधि का। अब कम तो वो कर नहीं रही, बिल्कुल उतना ही कर रही है, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में कर रही है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है द्वितीयक विस्तारण विधि, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। देखो सब गोल बना रही है वो छोटे छोटे, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। एक गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, सब गोल यहाँ से राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन क्या कहलाता है। देखो जब कभी कभी भी सोसाइटी की बात हो रही है तो जेंडर को सोशल कंस्ट्रक्ट मान लेना चाहिए। इनहेरिटेंट का कोई वर्ड यूज नहीं हो रहा, हेरिडिटरी भी कुछ यूज नहीं हो रही, और अंतर्ज्ञानी का भी कुछ नहीं। सामाजिक अवतरण, जेंडर को एक सोशल तौर पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, सोसाइटी डिसाइड कर रही है, तो यहाँ पे सोशल वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये मॉडरेट टू थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर है, तो या तो इसी लेवल का आएगा या इससे थोड़ा लो लेवल का आएगा, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है उसको छांटना है। आपको चारों ऑप्शन भी सही लग सकते हैं कई बार, लेकिन जो बेस्ट होता है उसी को हमें ढूंढना होता है। ठीक है, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। देखो अपग्रेडिंग करना, कोडिंग करना, ये क्या होता है, किसी की भी पेपर चेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जब लास्ट में पेपर को चेक करते हैं तभी हम ग्रेड करते हैं या कोड देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से छांटना है बेस्ट ऑप्शन। तो 14th का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। ठीक है, ऐसा होता है। कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि, सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन। नहीं, पोजीशन तो नहीं दे रहे, तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने। देखो ऐसे ये भी कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, डिपिक्टिंग द अकेडमिक प्रोग्रेस। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, या ये बेस्ट ऑप्शन मिला कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। हमें पता है कि किसी भी बच्चे का ना सिर्फ एग्जाम का ही असेसमेंट नहीं करना होता, चारों तरफ का होलिस्टिक जो असेसमेंट है वो करना होता है, स्कॉलस्टिक भी और पोस्ट स्कॉलस्टिक भी। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ से बेस्ट हो जाएगा। 15th, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर। देखो किसी भी बच्चे को का अगर कोई भी टीचर एग्जाम ले रहा है तो वो किस में हेल्प करता है, टीचर का बताना है कि टीचर की किस चीज़ में हेल्प करता है। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स, इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन क्लास। देखो ग्रुपिंग तो हमें नहीं करनी, नेगेटिव है ये बात। प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, ये भी ठीक है, तो यहाँ से हमें छांटना है बेस्ट ऑप्शन। देखो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ये भी थोड़ा सा बेस्ट नहीं लग रहा मुझे, तो सेकंड ऑप्शन है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन या शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार। ये फोर्थ भी ऑप्शन ठीक हो सकता है, हेल्प करता है इसमें, लेकिन यहाँ से जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो सेकंड बनेगा। कोई भी टीचर बच्चे को पढ़ाता है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है तो टीचर को पता चलता है कि उसने कितना अच्छा पढ़ाया है, तो उसका जो खुद की जो पेडागोजी उसने यूज करी है पढ़ाने में वो निकल के सामने आती है, तो ये उसका ही मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, जो उसने शिक्षण अधिगम विधियाँ यूज की है उसका कितना प्रभाव पड़ा कितना नहीं पड़ा, ये उसको हेल्प करेगा, तो 15 का सेकंड आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द। इंक्लूसिव जो एजुकेशन थी वो क्या थी, समावेश शिक्षा की, सभी बच्चों को एक समान लेना, चाहे वो डिसेबल चाइल्ड है या नॉर्मल चाइल्ड है या कुछ ज़्यादा ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। 17th, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज बीन इनेक्टेड इन द ईयर। अच्छा, RPWD एक्ट की बात हो रही है, तो वो 2016 में आया था, और सबसे पहले ना इसमें 7 डिसेबिलिटीज जोड़ी गई, 7 डिसेबिलिटी थी, लेकिन 2016 में इन डिसेबिलिटीज को 21 कर दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी RPWD एक्ट के तहत 21 डिसेबिलिटी मानी जाती है। अभी जैसे 2018, 19, 20 में जो RPWD एक्ट थे, RTE थे, इनसे क्वेश्चन आते थे, लेकिन मुझे लगता है कि NEP से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा बहुत रीड कर लीजिएगा उसको भी। मैंने भी एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसमें थोड़ी बेसिक सी ही इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपको डीपली ज़्यादा पढ़ना है तो आपको किसी बुक वगैरह की हेल्प लेनी पड़ेगी। 2016 इसका आंसर हो जाएगा।
व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षा के, देखो विभिन्न वर्गों में पढ़ा के वर्गीकृत हमें नहीं करना है, बिल्कुल ही नेगेटिव था ऑप्शन। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हूँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, ये भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, नहीं, मुझे बेस्ट ऑप्शन ही सेकंड ही लग रहा है कि जो ट्रेंड टू यूज डिफरेंट पेडागोजी, हाँ अगर डिफरेंट बच्चे के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेडागोजी यूज करनी है, मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, ठीक है, क्योंकि उनमें डाइवर्सिटी है तो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें डिफरेंट पेडागोजी यूज करनी पड़ेगी, तो सेकंड ऑप्शन राइट लग रहा है। 19th, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, आरटी एक्ट की बात हो रही है 2009 की, तो ये क्या कर रहा है, राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन, डिसेबिलिटीज को फ्री एजुकेशन कितने से कितने साल तक देनी है ये बताना है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 से 18 साल के बच्चों को देनी है फ्री एजुकेशन। प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन असेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स प्रिंसिपल, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य, अच्छा ये पूछा हुआ है, तो इनके लिए ना एक सिंपल साइज का आंसर है कि यूडीएल लागू हुआ था, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये क्या हुआ था कि जो बच्चे होते हैं उनकी स्टडी में हर किसी में डाइवर्सिटी पाई जाती है, उनकी स्टडी को बाधाओं में दूर करने के लिए ना ये यूडीएल बना था, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 21, डैश इन्वॉल्व्स सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एग्जांपल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग। अब यहाँ से देखना, देखो सेंट्रेशन तो इसका आंसर नहीं है, अकोमोडेशन भी नहीं है, या तो कॉग्निशन है या मेटाकॉग्निशन है। अब इसने पूछा है कि स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, अगर संज्ञानात्मक कोई क्षमताएं हैं नॉर्मल, तो यहाँ से संज्ञान ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन संज्ञान का भी संज्ञान हो रहा है, तो यहाँ से मेटाकॉग्निशन राइट हो जाएगा, संज्ञान बोध। देखो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं यही ऑप्शंस गलत करवाते हैं क्वेश्चंस को। योजना बना रहा है, उसके बाद रिव्यूइंग भी कर रहा है और रिवाइजिंग भी करना है, यानी वो संज्ञान का संज्ञान कर रहा है। संज्ञान जो क्वेश्चन है वो जो वर्ड है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो चुका है, तो संज्ञान का संज्ञान क्या होता है, मेटाकॉग्निशन, संज्ञान बोध। सेकेंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 22, when children think to interpret the received information according to their experience, it is called, देखो ये समझना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है थिंकिंग के बारे में कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सारी थिंकिंग को समझना पड़ेगा। फर्स्ट है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कंक्रीट थिंकिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है कंक्रीट थिंकिंग, मूर्त सोच, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है जो उसके सामने जो प्रेजेंट होता है उसके उसके आधार पर वो सोच पाता है चीज़ों को। देखो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है, कोई भी जैसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, कोई भी हमारे सामने कोई पिक्चर है तो उसके बारे में अगर हमें कोई उसको देख रहे हैं और उसके बारे में कोई बड़ी बात हम सोच विचार कर रहे हैं कि ये ऐसी बनी है, इसका हाथ ऐसा है, जो हमारे सामने प्रेजेंट है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वो होती है पास्ट के बातें सोच रहे हैं, जैसे कि हमने पास्ट में क्या किया, ये करना था, ये नहीं करना था, ये होती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। उसके बाद आती है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग तो ये होती है कि न्यू वैल्यूएबल जो जैसे बिजनेस के बारे में हम सोच रहे हैं कि बिजनेस में ऐसा दिमाग लगाएं, जो न्यू चीज़ें सोचते हैं वो होती है क्रिएटिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है, किसी चीज़ को देख के हम सोच रहे हैं, हमारे जो पास्ट है, जैसे कि पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने नॉन मेडिकल ली थी, मेडिकल ली थी, ये लेना चाहिए था, ये नहीं लेना चाहिए था। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है कि हम बिल्कुल आगे की ही कल्पना कर पाएँ, किसी चीज़ को देख के बिल्कुल फ्यूचर की जो कल्पना हम कर पाएँ, वो होती है अमूर्त सोच। और अपने अनुभवों के आधार पर जो हम सोच करते हैं, हम जो अभी अनुभव के आधार पर जो हमारा निकला उसको बोलते हैं कंक्रीट थिंकिंग, ठीक है। मतलब जो हम देख सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, जो फील करना का मतलब क्या है, अनुभव हो चुका है हमें उस चीज़ का, तो वो होती है कंक्रीट थिंकिंग, मूर्त सोच। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 22 का। 23, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज, तो ये पता है कि अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों का ध्यान रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। हर क्लास में डिफरेंट टाइप का बच्चा होता है, हर बहुत हाई लेवल का भी होता है, एवरेज का भी होता है, लो लेवल का भी होता है, तो उनके हिसाब से ही उनको पढ़ाना ये होता है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, उनकी कठिनाइयों को समझना। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा।
24th, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग। देखो, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के ये होता है जनरलाइजेशन। ठीक है, सिंपल सी ही डेफिनेशन है जनरलाइजेशन। फोर्थ इसका आंसर राइट हो जाएगा। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू जनरलाइजेशन स्टेज ऑफ लर्निंग। ठीक है, सामान्यीकरण। जेजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव, जो जेजोंग थे साइकोलॉजिस्ट, उनका मानना था कि जो संज्ञान भाव वे स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो हमारी जो साइको है वो मानती है कि जो संज्ञान और भाव आपस में जुड़े होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ इंटर रिलेटेड आंसर नहीं आएगा क्योंकि जेजोंग के हिसाब से ये इंडिपेंडेंट होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। यह शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? पहले सीखे गए को दे रहा। देखो, अनुकरण तो होगा नहीं, ऑब्जर्वेशन भी नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं कर रहा, संशोधन भी नहीं कर रहा क्योंकि मतलब संशोधन किस चीज़ का होता है कि संशोधन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं, करेक्शन नहीं कर रहा वो, तो मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। पहले सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए प्रदर्शन देकर सिखा रहा है कि जैसे पहले कोई कंसेप्ट सिखा दिया फिर उसका मॉडल प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो ये एक मॉडल कर रहा है। प्रतिरूपण आंसर हो जाएगा। ये क्या है? मैन एंड जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। बच्चे काफी ज्यादा चौकस हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा सतर्क हैं। देखो, जो थर्ड ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक भी नहीं है। दो ऑप्शन है चौकस और सतर्क, इनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है समझने में क्योंकि ये सिनोनिम्स ही हैं आपस में। तो जो बच्चे अच्छी चीज कर रहे हैं तो उसके लिए विजिलेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, सतर्क का। ठीक है, बच्चे काफी सतर्क है जो फायदे और नुकसान के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, चौकस यूज नहीं होगा, ध्यान रखना, सतर्क यूज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। इन डैश thinking, a child as a problem solver evaluates the truth or likelihood of statement के बारे में काफी ज्यादा जानने की कोशिश करता है। अच्छा बुरा, सच क्या है, झूठ। तो यहाँ पे बच्चा काफी लॉजिकल है, क्रिएटिव नहीं कर रहा, लॉजिकल थिंकिंग का यूज कर रहा है, तो लॉजिकल, तार्किक आंसर सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन। 29th, द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस वाइल इंजॉइंग देमसेल्फ। ओके, इंजॉय भी कर रहे हैं, कोई भी टास्क करते। देखो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस ये काफी ज्यादा नेगेटिव होता है, कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा ही नेगेटिव होगा। उपभोक्ता, हाँ, कंज्यूमर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि उसने बच्चे के लिए ऐसा लग रहा है कि टास्क बच्चे के लिए है क्योंकि उसने वो इंजॉय करा है। प्रोड्यूसर नहीं करा, कुछ निर्माण नहीं करा, प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करा। ठीक है, उसके लिए जो बनाया गया है वो इंजॉय करा है, तो कंज्यूमर टाइप टास्क हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, डैश और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग, मल्टी सेंसरी अप्रोच है वो गति बोधक में किया जाता है। फर्स्ट जो काइनेस्थेटिक होती है उसमें यूज किया जाता है इन सारी सामग्रियों का, गति बोधक बोलते हैं उसको, ये याद रखने की चीज है। तो 30 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लगा होगा, ये मॉडरेट लेवल का ही ऐसे टाइप के ऐसे लो लेवल की क्वेश्चन आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे आराम से सोल्व हो जाएंगे, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ही बनानी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।